ओके, सो प्रीवियसली हमारा मोशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू टॉपिक एकदम। ओके, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपको पहले समझना है कि चैप्टर तो लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, चैप्टर लॉज ऑफ मोशन है, बट इसमें हमें मोस्टली फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि चैप्टर का नेम फिर लॉज ऑफ मोशन क्यों है जबकि हमें डिस्कस करना है फोर्स। सो पॉइंट ये है कि जो हमारा पहला टॉपिक था मोशन, मोशन में हम डिस्कस करते थे कि यार किस टाइप की मोशन होगी, किस स्पीड से जाएगा और डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट करेगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। बट लॉज ऑफ मोशन का मतलब ये है कि कौन हैंडल करने वाला है इसको, मोशन को कौन स्टार्ट करता है। सो जो कॉज है उस कॉज को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो बेसिकली वो कॉज क्या है, फोर्स। फोर्स वो कॉज है जो मोशन को क्रिएट या चेंज कर सकता है। सो इसलिए लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। सो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम फोर्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लॉज ऑफ मोशन एक्चुअली देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फोर्स से। व्हाट इज फोर्स? ओके, सो एनीवन आंसर, व्हाट इज फोर्स? A force is something that changes the state of a body or an object. ओके, That changes the whether the object is in rest or in the motion. okay, so uh, you said something about change of state. Okay, so I have noticed like rest or motion, anything it can be. So, like Anshika mentioned, state of motion can be changed. One thing is there. Someone else want to add something else? What is force? Direction can be changed. Okay, so add one more thing, direction. Anything else? यार क्लास 8 में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फोर्स की, याद है ना, क्लास 8 में चैप्टर होता है फोर्स का। सो हाँ सर, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पुश एंड पुल इनडायरेक्टली बिलोंग्स टू दिस सेम पार्ट, changing the direction, state, any kind of thing. Anything else someone wants to add? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए देख लेते हैं हम एग्जैक्टली फोर्स क्या करता है, हाउ वी डिफाइन अ फोर्स एक्चुअली। सो वी कैन से एन एक्सटर्नल एजेंट, okay, an external agent capable of number one, changing the state of motion, state of motion। और मोशन का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ मोशन कैन बी एनीथिंग, देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मोशन, सो इधर रेस्ट और motion, which means speed, direction. So these three things are included in a state of motion. So force, an external agent capable of changing the state of motion or shape and size of object. So ये पॉइंट था जो आप लोग मिसिंग था, that it can also change the shape and size of object। कैसे? अभी आपको पता ही है, सपोज एक बॉक्स है, रबर है, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा फोर्स से पुश करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन तीनों में से कुछ हो जाए, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका शेप एंड साइज भी चेंज बदल जाए। ठीक है, गुड। सो सबको क्लियर है यार फोर्स क्या काम कर सकता है? इधर इट कैन चेंज दीज थ्री थिंग्स और इट कैन चेंज शेप एंड साइज। अब यस, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बुक में लिखोगे तो बुक में आपको ये पार्ट नहीं मिलता है। कैन समवन हाँ गेस सर। व्हाई बुक में ये वाला पार्ट नहीं रहता? ओके, तो मैं आंसर करता हूँ यार, बुक्स में ये पार्ट क्यों नहीं रहता है? बिकॉज उसका शेप चेंज होगा नहीं होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये फोर्स पे ज्यादा पुश डिपेंड एंड पुल। करता है। वेट,
फोर्स पे Yes. डिपेंड करता है या मटेरियल पे ज्यादा डिपेंड करता है, क्या लगता है? Force पे. नहीं, Force and फोर्स पे तो material. डिपेंड करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा ये मटेरियल पे डिपेंड करता Material है। पे भी. आयरन को फोर्स लगाओगे ज्यादा कुछ चेंज होगा क्या? शेप चेंज हो नहीं. जाएगा क्या? नहीं। नहीं. रबर को करोगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ. इसका मतलब ये है कि ये हाँ। कुछ मटेरियल से रिलेटेड है। किससे? Material. मटेरियल से। बट ऊपर वाला जो पार्ट है वो मटेरियल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ सिंपल सी बात है, एक बॉक्स है, आप कितना फोर्स लगाओगे वो मूव करेगा या नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो आयरन का बॉक्स है या फिर कॉपर का बॉक्स है या ब्रास का बॉक्स है, किस मेटल का बॉक्स है, इससे कुछ मतलब नहीं है। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि ये हैवी कितना है। तो इसलिए आपको ये वाली लाइन नहीं बताई जाती बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अनदर चैप्टर विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो Objects. फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल है, उनकी प्रॉपर्टीज। इसलिए आपको बुक में ये वाली लाइन नहीं मिलती। बुक में सिर्फ आपको ये वाली लाइन मिलती है विच इज रिलेटेड टू मोशन, क्योंकि Yes. ये चैप्टर हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। फिर फोर्स की बात करें तो फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिनकी डिटेल स्टडी हम आगे जाके करेंगे, बट हम एटलीस्ट लिस्ट कर सकते हैं फोर्सेस को। तो पहले हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे मेजरली फोर्सेस में कितने टाइप्स होते हैं। कॉन्टैक्ट। ओके, सो अगर हम बात करें कि फोर्स है और कॉमन जो नेम है, ऐसे बहुत सारे नेम हो सकते हैं, बट मेजरली अगर हम बात करें सो 2 टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। Contact and non-contact. Okay, good. So those forces are number 1 contact forces and non-contact forces. Okay, ठीक है। तो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस है और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पे बातें कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या रहेंगे। सो नंबर 1, सर क्या आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं 1 मिनट? या ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर बात करें, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन मुझे लगता है सबको एकदम क्लियर होगी। नेम से ही एकदम क्लियर हो रहा है, कॉन्टैक्ट वर्ड आ रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने वाला है, अगर वो कांटेक्ट में आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सो अगर ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और फिर अप्लाई होता है, सो उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ओके, Yes, sir. हाँ, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन contact to each other for application of force। ठीक है। सो मतलब जहां पर कांटेक्ट हमें दिखेगा उसको हम कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस में काउंट करेंगे। अब कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो सारे एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं पॉइंट आउट करूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स। Reaction force. Okay, so the first force is reaction force, also known as normal force। और ये बहुत ही हाईलाइट वाला फोर्स है, मतलब ऐसे स्टार मार्क मैं कर सकता हूँ। मैं क्यों इस फोर्स को स्टार मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही यूनिवर्सल टाइप का फोर्स है। इसके बाद बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, बट ये जो रिएक्शन फोर्स या फिर हम इसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का फोर्स है। बिकॉज रीजन क्या है? इस नॉर्मल का मीनिंग क्या है?
मैथ में नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सो नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स कब एक्ट करता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी खास बात है whenever और at any contact surface, ठीक है। सो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा एट एनी कॉन्टैक्ट सरफेस, नंबर 1। नंबर 2, इट इज perpendicular to the contact surface। Okay, so it means it is perpendicular to the contact surface and it can act at any contact surface। मतलब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही यूनिवर्सल टाइप का फोर्स है। मतलब आप कहीं पे भी देखें, सपोज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पेपर है, ठीक है, दिस इज पेपर, और लेट्स से मैं इसमें अपना पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने ये पॉइंट एक रखा हुआ है यहाँ पर, सो पेन एंड पेपर का कांटेक्ट आ गया, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ पेन पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा पेन पॉइंट, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। लाइक किसी भी टाइप का कांटेक्ट है, सपोज एक टेबल है, ठीक है, और उस पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, Yes, yes. तो भी यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स एक्ट Contact करेगा। force. क्लियर? सो ये हो Yes. जाएगा, ये कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा रिएक्शन फोर्स। सो ये है कांटेक्ट, कांटेक्ट, और इसका मतलब कांटेक्ट पर आ जाएगा रिएक्शन फोर्स। और खास बात क्या होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। सो कांटेक्ट सरफेस ये रेड कलर का है और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में। लेकिन परपेंडिकुलर तो दो हो सकते हैं। सोचो एक सरफेस है और मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो फिर फर्दर डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं फर्दर डायरेक्शन बताऊं आपको कि एग्जैक्टली डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, सो एग्जैक्ट डायरेक्शन लिख सकते हैं हम, इट्स नेचर इज पुशिंग both the contacting objects मतलब क्या है, देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है। सो ये जो रिएक्शन फोर्स हमने पहला देखा हुआ है, हमें पता चला कि कोई भी कांटेक्ट हो, पेन एंड पेपर का कांटेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो, लगेगा ही लगेगा। बट उसका नेचर कैसा होगा, पुशिंग नेचर का होगा बोथ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, और लेट से ऐसा कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, ये ग्राउंड है, लेट से ये ग्राउंड है और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। तो देखें रिएक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा। देखें मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ रिएक्शन फोर्स, समझेंगे सब कैसे एक्ट करेगा। नंबर 1, पहले कांटेक्ट चेक करो। सो दिस इज कांटेक्ट, कांटेक्ट। नंबर 2, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। सो ये हो गया परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट, सो दिस इज परपेंडिकुलर नॉर्मल या फिर कांटेक्ट, परपेंडिकुलर। या सो परपेंडिकुलर टू द जो कांटेक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसीलिए इसका नेम आया है नॉर्मल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का मीनिंग है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट। अब कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन से दो ऑब्जेक्ट है वो मैं ड्रॉ करता हूँ। एक तो खुद ही ऑब्जेक्ट है एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है ग्राउंड। सो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये है ग्राउंड। हाँ,
दो ऑब्जेक्ट हमारे हो गए जो कांटेक्ट में है। अब फोर्स का नेचर कैसा होगा वो हमें देखना है। तो हमने क्या बताया, थर्ड पार्ट, नेचर इज पुशिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये समझो कि ये जो कांटेक्ट है यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो इसको पुश करेगा, मतलब ऊपर की तरफ पुश करेगा और इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, तभी तो पुशिंग वर्ड यूज होगा। सो पुश करने का मतलब ये है कि इस पर जो रिएक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, ऊपर। जबकि अगर ग्राउंड को पुश करेगा तो क्या करना पड़ेगा, नीचे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन फोर्स ग्राउंड पे नीचे लगेगा और बॉक्स में कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट में लगता है और नेचर क्या होता है, पुशिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। तो ये चीज हमारी हो जाती है रिएक्शन फोर्स की। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इधर आर और एन से, ठीक है। एन मतलब नॉर्मल, आर मतलब रिएक्शन, तो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया नॉर्मल या रिएक्शन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। Okay, now we need to find what sort of reaction forces are gonna act, ठीक है। तो जितने कांटेक्ट फोर्सेस हैं, जितने कांटेक्ट होंगे उतने ही रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस फिगर में अगर मैं बनाऊं इस फिगर को और मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूं कि ये बीच में जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे कितने रिएक्शन लगने वाले हैं, हमें ये चेक करना है इस पे कितने सर रिएक्शन, 2। या तो कितने रिएक्शन लग सकते हैं, दो। नंबर वन, एक कांटेक्ट नंबर वन ये है, तो ये हुआ कांटेक्ट नंबर वन, और एक कांटेक्ट है नंबर टू, ये वाला। सो देयर आर टू कांटेक्ट, मतलब दो रिएक्शन लगेंगे। अच्छा, रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, इसको पुश करेगा इधर पे, इसको पुश करेगा इधर पे, इसके परपेंडिकुलर, इसको पुश करेगा इधर पे, इसको पुश करेगा इधर पे। इसका मतलब देखें यहाँ पर दो फोर्सेस दिखेंगे। नंबर वन, एक फोर्स आपको यहाँ पर दिखेगा जिसका नेम हम लिख सकते हैं R1, और एक फोर्स यहां पर दिखेगा, यहां पर। ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, R2, रिएक्शन नंबर 2। सो अभी समझ में आया सबको कि इस बॉल पर बेसिकली कितने फोर्स लगने वाले हैं, दो टाइप के रिएक्शन लगने वाले हैं। एक तो हाँ। रिएक्शन ये और एक हो गया ये। क्या किसी को इस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया कि ये डायरेक्शन यहाँ पर क्यों होगी, ऐसे क्यों होगी, बिकॉज कांटेक्ट इस तरह से था। सो परपेंडिकुलर 90 डिग्री जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही तो आएगा ना। हाँ ओके, सो सर डाउट है या पूछें। सर, फिर ये बॉल जाएगा कहाँ? यार ये बॉल कहाँ जाएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये बॉल कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है। मतलब तो सर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो फिर ये मूव करेगा। मूव करेगा, एग्जैक्टली। अनबैलेंस फोर्स होगा तो मूव करेगा। अभी डाउट ये है हमारे पास कि हमने एक फोर्स अभी इसका छोड़ दिया हुआ है, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम रिएक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, इसका वेट भी तो एक्ट कर रहा होगा ना, mg वाला। सो इन तीनों को सॉल्व करेंगे। अगर आंसर जीरो आएगा तो ये कहीं नहीं मूव करेगा, अगर नहीं आएगा तो मूव करेगा। सो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मोशन रिलेटेड पार्ट, कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो उसकी अभी हम टेंशन नहीं लेंगे कि ये हाँ कहाँ पे जाएगा। अभी आपको लोकेट करना आना चाहिए, ऑल फोर्सेस लोकेट करने आने चाहिए, ठीक है। सो रिएक्शन सबको ओके है, रिएक्शन फोर्स कैसे लिख सकते हैं, ऑलवेज पुशिंग एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कभी भी ऐसी डायरेक्शन मत बना देना कि सर रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, नहीं ये गलत है। पुश करेगा, सरफेस पे पुश करेगा। तो ये अगर सरफेस है तो बॉल को इधर पुश करेगा, ग्राउंड को इधर पुश करेगा।
सो ये पार्ट हो जाता है। सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव किसे लेते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तब हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यूजुअली स्टेप वही रहेगा, इस तरफ वाले को पॉजिटिव बोलेंगे और इस तरफ वाले को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। बट अभी इस पे ज्यादा आप सर फोकस करें। या सर मतलब ये जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अपोजिट पुश करेगा ना? हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अपोजिट पुश करेगा। मतलब सोचो, चलो देखो एक और आपको क्लियर कर लेते हैं। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, एक 3 kg है और एक 2 kg है, और एक पर्सन है वो उसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ये देख लेते हैं। बट लेट्स से मैं ये बोल रहा हूँ फोर्स इज एक्टिंग right side, then the direction of force on 3 kg due to 2 kg, ये क्या होगा? सो हमें फोर्स ऑन 3 kg चाहिए बट ड्यू टू 2 kg चाहिए, तो 2 kg वाला फोर्स कैसे लगा पाएगा? सो वी कैन सी एक फोर्स लग सकता है यहाँ पे। विच टाइप ऑफ फोर्स इज पॉसिबल? कॉन्टैक्ट। क्लियर? सो ये हमें मिल गया कॉन्टैक्ट। इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स आ सकता है एंड दैट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर। क्लियर? एंड कैसा होगा? पुशिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। सो रियल में फोर्स कैसा होगा? पुशिंग दिस एंड पुशिंग दिस। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। लेट्स से एन नेम दे रहे हैं हम, ठीक है। सो ये 3 kg था और ये 2 kg था। अभी पॉइंट ये है कि 2 kg के पास फोर्स आया कैसे नॉर्मल वाला? ये नॉर्मल किसने लगाया होगा? 3 kg ने लगाया होगा 2 kg पे, और 2 kg ने किस पे लगाया होगा? 3 kg पे लगाया होगा। तो जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि फोर्स ऑन 3 kg ड्यू टू 2 kg, सो किस तरफ है 3 kg पे फोर्स ड्यू टू 2 kg? लेफ्ट की तरफ है। सो दिस कांटेक्ट फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स ड्यू टू, किसके वजह से है? बोथ 2 kg एंड 3 kg, दोनों के वजह से है ये कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो कांटेक्ट है ना। मतलब ये दो फोर्स किसके वजह से? 2 kg और 3 kg। बट कौन किसके वजह से है? जो 3 kg पे लग रहा है वो किसके वजह से होगा? 2 kg के वजह से। सो दिस इज बिकॉज ऑफ 2 kg। और ये वाला फोर्स किसके वजह से है? बिकॉज ऑफ 3 kg। सो सबको समझ आया? क्वेश्चन पूछा है फोर्स ऑन 3 kg ड्यू टू 2 kg। सो किस तरफ होगी डायरेक्शन? लेफ्ट डायरेक्शन पे। ओके सर या पूछें? सर इनके बीच में क्या रिलेशन है? वो अभी हम हाँ डिस्कस सर, करेंगे। न्यूटन और डायन के बीच में। न्यूटन और डायन के बीच में रिलेशन है 10⁵ डायन का, ठीक है। वो आगे डिस्कस कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। सब लोग यहाँ पे एक चीज देख ले, फोर्सेस के बारे में हमने यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन बात की, टाइप ऑफ फोर्सेस बात की हमने। यहीं पे हम उसके यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चाहिए तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। सो यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और यूनिट होता है डाइन, इसको प्रॉपर डाइन ही लिखते हैं, ठीक है। सो ये दोनों यूनिट एक सिस्टम में होते हैं, ये होता है एमकेएस सिस्टम में और ये होता और है वो सीजीएस, सीजीएस। ठीक है। सो इन दोनों में अगर रिलेशन की बात करें, सो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है दैट 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन्स। सो न्यूटन बेसिकली सीजीएस वाले से काफी बड़ा होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आगे हम जाके देखने वाले हैं। सो आगे बाद में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे भी, अभी के लिए हमें ये चीज यहाँ पर देखनी होती है। नंबर 2 कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन काफी मैटर करती है। सो एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसमें वैल्यू के साथ साथ क्या चीज होती है, डायरेक्शन भी होती है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर मतलब हमारे डिस्प्लेसमेंट जैसी ना। एग्जैक्टली, सो बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, सो इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। सो डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम इसे वेक्टर में रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मल फोर्सेस किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो नॉर्मल फोर्सेस के बारे में सबको क्लियर है। नॉर्मल और रिएक्शन फोर्सेस हर जगह पे एक्ट करेंगे। हर आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, आप टेबल के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तो वो जहां पे भी कांटेक्ट है वहां पर रहेगा। सपोज आप हाथ से मोबाइल को पकड़े हुए हैं, सो आपके हैंड एंड मोबाइल के बीच में जो कांटेक्ट होगा वहां पर भी रिएक्शन फोर्स होगा। तो रिएक्शन फोर्स मतलब हर जगह पर है। नंबर 2 अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स मतलब उतना कुछ टेंशन नहीं है। अप्लाइड फोर्स का सिंपल मीनिंग ये है कि जो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। सो वी कैन जस्ट एक्सप्लेन इट एज पुलिंग और पुशिंग। तो मैं अप्लाइड फोर्सेस में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी टाइप का एप्लीकेशन है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, आप इसे पुश कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, अप्लाइड फोर्स बन जाएगा। आप इसे पुल कर रहे हो, ये एक अप्लाइड फोर्स बन जाएगा। ओके, सो पुल एंड पुश एक मेजर कैटेगरी हम बोल सकते हैं कि सारा जो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है वो पुल एंड पुश के फॉर्मेट में ही रहेगा। नंबर 3 और ये भी काफी इंपॉर्टेंट फोर्स है, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर एक मिनट स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। हाँ, सर सेकंड फर्स्ट दिखा ना। विच वन? हाँ सर अभी दिखा है अप्लाइड फोर्स, वही देखना था एक बार। सर अप्लाइड फोर्स को सर किससे अप्लाइड रिप्रेजेंट फोर्स का करते हैं? सिंबल क्या है? सिर्फ एफ, कोई सा भी हो सकता है, पुलिंग या पुशिंग कुछ भी हो सकता है। सो सिर्फ एफ से ही लिखते हैं फोर्स। सर कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल। सर अप्लाइड फोर्स को ही मस्कुलर फोर्स भी बोलते हैं क्या? अप्लाइड फोर्स, हाँ, मैस्कुलर फोर्स भी बोल सकते हैं। अप्लाइड फोर्स एक्चुअली क्या है, कोई भी टाइप हो सकता है। अप्लाइड फोर्स मतलब ये मानो एक वेस्ट वैरायटी है, ठीक है। चाहिए तो आप इसे हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ मतलब अप्लाइड फोर्स का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं, वैरायटी है, बहुत बड़ी वैरायटी, जिसमें सारे फोर्सेस आ जाएंगे। मैस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, सारे टाइप के फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे हाँ which we Okay, human apply, those forces are called applied forces। इसलिए मैंने अप्लाइड फोर्सेस का ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इसके वेरियस टाइप हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रिक्शन फोर्स हाँ की हाँ बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स यार काफी इंपॉर्टेंट है और इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। कब? इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जैसे
जैसे ये कांटेक्ट फोर्स था, रिएक्शन फोर्स, ये कब एक्ट करता है? कभी भी जैसे ही दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है ये एक्ट करने लगेगा, हाँ ठीक। बट फ्रिक्शन की बात ये है कि फ्रिक्शन भी तब एक्ट करता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, बट एक स्पेसिफिक सर कंडीशन है। मतलब फ्रिक्शन या पूछे? सर मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहीं पे भी एक्ट करता होगा ना, क्योंकि हाँ एयर फ्रिक्शन, एयर वगैरह कोलाइड हो रहा होगा। हाँ फ्रिक्शन किसी भी टाइप के कांटेक्ट में एक्ट करता है, बट एक प्राइम कंडीशन है, क्या? देयर शुड अपोजिट बी, साइड सर। वैक्यूम। हाँ अपोजिट साइड बात करते हैं वो, पहले बात करते हैं कंडीशन। चलो मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन फोर्स की क्या क्या कंडीशन है, कब एक्ट करता है, सब पॉइंट आउट करते हैं, सुनेंगे सब। नंबर 1, एट इट इज पॉसिबल एट एनी कॉन्टैक्ट। ऐसा ऐसे रैंडमली कहीं नहीं लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है वैक्यूम पे रखा है, वैक्यूम मतलब एयर भी नहीं है, कुछ भी इसे टच नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन लगने लग जाए, नहीं फ्रिक्शन नहीं लगेगा। नंबर 1, इट इज पॉसिबल एट एनी कॉन्टैक्ट ओनली, ठीक है, देयर मस्ट बी एनी कॉन्टैक्ट। नंबर 2, देयर शुड बी एनी मोशन और tendency of motion between the contacting objects। मतलब देखें, इस लाइन को मैं पहले समझा देता हूं क्या इसका मीनिंग है। नंबर 1, सपोज ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये कांटेक्ट है, सो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन होगा? क्या? नहीं, फ्रिक्शन है 0। क्यों? क्योंकि मिसिंग है। मिसिंग क्या है? देयर इज नो मोशन नीदर द टेंडेंसी ऑफ मोशन। भाई ये रुका हुआ है, रुका रहना चाहता है, देयर इज नो फ्रिक्शन। क्लियर? नंबर 2, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट की जगह इसको बॉल कर देते हैं और ये बॉल मूव हो रही है किसी स्पीड से, सर कार का टायर। हाँ कार का टायर, ठीक है, सो इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। सो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, क्यों? बिकॉज दिस कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ये जो कॉन्टैक्ट है उनमें से कुछ ना कुछ मोशन हो रही है, मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट है वहां पर, सो बिकॉज मोशन, ठीक है, वहां पर मोशन है। नंबर 3, एक बॉक्स है और इसको कोई पुश कर रहा है, ठीक है, बट बॉक्स इज एट रेस्ट, मतलब बॉक्स क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है, मूव नहीं हो रहा है। क्लियर? बट कोई पुश तो कर रहा है ना, मतलब इसकी टेंडेंसी तो है आगे जाने की, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ये आगे नहीं जा रहा है। हाँ सर। क्लियर? सो देयर इज अ टेंडेंसी कि कोई इसको पुश कर रहा है, ये जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट अभी नहीं जा रहा है। देयर कैन बी सेवरल रीजंस, वो हम डिस्कस करेंगे, बट ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब देयर इज फ्रिक्शन। यस ओके, सो यहाँ पर फ्रिक्शन है बिकॉज टेंडेंसी ऑफ मोशन है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ सम रीजन क्या मोशन हो रहा हो नहीं। होगा, लेकिन ये वो जो आप, पुश कर रहा है ना उसका फोर्स कम है शायद से। हाँ एग्जैक्टली, सपोज ये बहुत ही सिंपल सा बात है कि आपने 50 केजी रख दिया, ठीक है, और 50 केजी ग्राउंड पे रखा हुआ है और आप पुश कर रहे हो, आपने और छोटा एक कुछ 10 ईयर का कोई चाइल्ड है और वो इस 50 केजी को पुश कर रहा है, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बट क्या यहाँ पर फ्रिक्शन है? बिल्कुल है, हाँ सर है हाँ ना। ये सर स्टैटिक फ्रिक्शन। रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। अब सोचो ये कोई इसे पुश ही नहीं कर रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है 50 केजी ऐसे रखा हुआ है, तो क्या ये मूव होना चाहता है? क्या नहीं होना चाहता, सो फ्रिक्शन नो सर, इनर्शिया। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होगा इस केस में? 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि इस केस में फ्रिक्शन नहीं होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, देयर इज नो फ्रिक्शन। बट इन रिमेनिंग 2 केसेस पे फ्रिक्शन यहाँ पर रहेगा। तो अभी सबको समझ आया कि फ्रिक्शन पॉसिबल तो है हर कांटेक्ट पे, बट हमें चेक करना पड़ेगा देयर शुड बी अ टेंडेंसी और रियल में मूवमेंट होनी चाहिए। क्लियर? नंबर 3, द नेचर is opposing to the motion or opposing to the, I'll say, relative motion of contacting objects clear, and it acts along the contact। सर ये थर्ड पॉइंट है ना उसका? या ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, सब समझते हैं थर्ड पॉइंट को। आता वार्तातच राहिलेलं म्हणलो कोणी सिद्धेश यार माइक ऑफ रखा करें आप, ठीक है? whenever you have doubt then only you turn on your mic, otherwise keep it off। so देखें, nature is opposing to the contacting objects, motion of contacting object। मतलब सपोज ये बॉक्स है या बॉल वाला केस अभी देखते हैं। सपोज ये बॉल है और ये बॉल जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, और ये कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें स्प्लिट करके चेक करूं तो कुछ इस तरीके का फ्रिक्शन होगा कि बॉल पे कहां पे फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ। क्लियर? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बॉल कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। नंबर 2, एंड इट एक्ट्स अलोंग द कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्शन कहाँ होगी, कॉन्टैक्ट के अलोंग। कॉन्टैक्ट कहाँ था, ये। सो डायरेक्शन इधर इधर होगी या फिर इधर। ऐसे नहीं कर देंगे कि सर इस तरह फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं, अलोंग द कॉन्टैक्ट हमेशा लगाना है फ्रिक्शन। सो इस तरीके से फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, एक चीज और समझनी है कि फ्रिक्शन एक म्यूचुअल टाइप का फोर्स है। अगर बॉल पे इस तरफ लग गया है तो पक्का जैसे रिएक्शन फोर्स लगता है वैसे ही ये भी ग्राउंड पे आगे की तरफ लगेगा। मतलब ग्राउंड को भी थोड़ा सा रफ फील होगा, ग्राउंड पे एक आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसको और अच्छे तरह से देख सकते हैं। सपोज 2 बॉक्स हैं, ठीक है, आप समझेंगे, मैं ये समझाता हूँ। सपोज 2 बॉक्स है, ये बॉक्स जा रहा है आगे स्पीड v से, ये बॉक्स जा रहा है पीछे स्पीड 2v से, ठीक है। तो बताना है फ्रिक्शन कितने टाइप पे लगेगा। तो फ्रिक्शन जितने कांटेक्ट होंगे उतने फ्रिक्शन लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो मैं दोनों को अलग अलग ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगेगा। अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे बॉटम जहाँ पे इजी है। क्या ग्राउंड को क्या लग रहा है, ये किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। सबको समझ आया क्या? ग्राउंड को क्या लग रहा होगा कि ये किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ग्राउंड इसमें किस तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, आगे की तरफ, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। वेरी गुड। सो मैं मान लेता हूँ कि इसका नेम है F1। अच्छा, बट ये है कैसा? आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते क्या एग्जांपल? हाँ, एक मिनट, देखे मैं एक चीज ऐड करता हूँ यहाँ पे। ये जो लाइन है, पहले इस लाइन को सब समझें कि द नेचर इज अपोजिंग टू द relative motion of contacting object and it acts along the contact and it acts along the contacts and it is always in pair। हमेशा पेयर में रहेगा, कभी एक अकेला नहीं रहेगा। पेयर ऑफ म्यूचुअल अपोजिट।
अच्छा, ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना, फ्रिक्शन का भी हम आगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स को भी होल्ड पे रखते हैं, अलग से सेपरेटली हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं। सो वहाँ पे फिर मैं तो ये थोड़ा सारी चीज़ नीचे का दिखाओ। बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो पहले ये चीज़ क्लियर करें। नंबर 1 पहले देखें ये कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कांटेक्ट के अलोंग रहेगा हमेशा, और म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन का पेयर होगा। सो पहले इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में बॉल जा रही थी आगे, तो ग्राउंड कहाँ लगाएगा बॉल पे फ्रिक्शन? पीछे की तरफ। क्लियर? अगर यस, बॉल पे पीछे लग गया तो ग्राउंड पे कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल पेयर में आता है हमेशा। सो सेम चीज हुआ, ग्राउंड को क्या लगेगा कि ये बॉल जा रहा है लेफ्ट, सॉरी ये बॉक्स जा रहा है लेफ्ट। सो लेफ्ट जा रहा है तो ग्राउंड फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? अपोज करने के लिए आगे की तरफ। अब बाय डिफॉल्ट अगर इस पे लग गया है आगे की तरफ, तो ग्राउंड पे कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। वैल्यू रहेगी सेम, म्यूचुअल पेयर है ये। अच्छा, अब बात करते हैं इधर ऊपर के ऑब्जेक्ट में। अब यार थोड़ा सा रिस्क है, बताओ किसको क्या लगेगा? इस वाले बॉक्स को क्या लगेगा कि नीचे वाला बॉक्स कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। हाँ, हाँ तो सर, इसका लेफ्ट मतलब साइड में। लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट इसका साइड, मतलब ये छोटा वाला बॉक्स कहाँ लगाएगा फ्रिक्शन? आगे राइट की साइड। तरफ, हाँ, राइट आगे साइड। आगे। अब नेम हमें बदलना पड़ेगा, लेट से हाँ F2 है। अच्छा, अब अगर इस पे F2 आगे लग गया तो इसका मतलब ऊपर वाले बॉक्स पे कहाँ लगेगा? पीछे, पीछे। और सोचो ऊपर वाला बॉक्स कहाँ जा रहा था? आगे जा रहा था ना, आगे तो जा रहा पीछे था। लगना चाहिए था उसमें। सो हाँ, इसलिए इस पे लगेगा पीछे, और वैल्यू क्या रहेगी? F2, बिकॉज ये एक म्यूचुअल पेयर है। म्यूचुअल मतलब अपोजिट डायरेक्शन के, और ये एक म्यूचुअल पेयर है, ठीक है। सो ये रियल में फ्रिक्शन लगता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, बाकी सारी चीजें हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। हम अलग से पूरा एकदम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रिक्शन। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, कब कहाँ कैसे, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल कितना एक्ट करेगा, वैल्यू किन पे डिपेंड करती है, वो सब हम अलग से पढ़ेंगे फ्रिक्शन में। सर, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है क्या? हाँ, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में अराउंड 10 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें मतलब जैसे मैं मोशन में लगी थी। हाँ एग्जैक्टली जितना मोशन में लगा था, क्योंकि हमें सारे फोर्सेस अच्छे डिटेल में पढ़ने होते हैं ना। फ्रिक्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चले हाँ वापस आते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हो गया। सर, एक और डाउट है। पूछिए। नेक्स्ट मंडे हमारा टेस्ट है ना फिजिक्स का 2, हाँ हाँ तो उसमें ग्राफ्स के साथ साथ ये भी आएगा? हाँ, वो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। एक और लेक्चर हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट संडे। सो उसके बाद हम नेक्स्ट संडे तक जो भी कवर होगा वो आएगा टेस्ट में। 50% हाँ ग्राफ्स होगा, 50% इस वाले टॉपिक से होगा, या ऐसा रखेंगे 20% प्रीवियस होगा, 40% ग्राफ होगा, 40% ये होगा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सर, अदरवाइज प्रीवियस मतलब जो पहले टेस्ट में आया था वो ना? हाँ वो वाला, ठीक है। ठीक है। चले, जिससे आप भूल नहीं जाओ कुछ भी, थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा। चले आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हाँ फोर्स। नंबर 3 बात कर लेते हैं। सो थर्ड हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है। सर वो मैं थोड़ा सर, डिस्कनेक्ट हो आज गया हम था इसके न्यूमेरिकल पहले। ओके, चलेगा, उसे अभी के लिए लीव करें, बाद में आप देख लेंगे। पहले हम देखते हैं मैकेनिकल फोर्सेस को। देखिए मैकेनिकल फोर्सेस के बारे में अगर बात करें, तो मैकेनिकल फोर्सेस मतलब थोड़ा सा वर्ड से क्लियर हो रहा है कि डिफरेंट टाइप के मशीन्स जो अप्लाई करने वाले हैं, उस टाइप के फोर्सेस, मशीन्स के फोर्सेस। अच्छा, ह्यूमन भी एक टाइप का मशीन ही है अगर हम अपनी बात करें। सो ह्यूमन भी एक टाइप की मशीन है, तो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज कॉल्ड यस यस। मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनडायरेक्टली मैकेनिकल मैकेनिकल। फोर्सेस में आ जाएगा। सो मैकेनिकल। बेसिकली मैकेनिकल फोर्सेस के सब एग्जांपल हमें थोड़े से क्लियर रखने हैं। वो सब एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? लाइक मैस्कुलर फोर्स, और बहुत सारे हो सकते हैं लाइक पुली फोर्स,
फिर स्प्रिंग फोर्स, ऐसा बहुत सारा मैकेनिकल है। फिर हम जिनको और डिस्कस स्प्रिंग भी करने आएगा वाले ना? हैं, स्ट्रिंग भी आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे ऐसे बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सिर्फ इतने ही फोर्स अभी के लिए कंसिडर करेंगे कि पुली फोर्स, पुली आपको ऑलरेडी पता सर है आज कि हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है। सो पुली फोर्स अगर हम बात करें, सो लाइक पुली में एक वेट हमने हैंग कर दिया और उसको यहाँ से पुल कर रहे हैं। सो ये जो हेल्प यूज हो रही है ये पुली, सो यहाँ से जो हम अप्लाई करेंगे वो पुली फोर्स हो जाएगा। फिर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक स्प्रिंग। सो आपने देखे होंगे कई सारे वेइंग मशीन में स्प्रिंग यूज होती हैं, बहुत जगह पे यूज होती हैं स्प्रिंग, तो वो स्प्रिंग फोर्सेस में आएंगे, स्ट्रिंग में आएंगे। तो इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर इस पर क्वेश्चन कैसे एक मिनट आएंगे? लिखना है। ओके, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे तो हम वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो बेसिकली इस पुली के बारे में तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, स्ट्रिंग का भी बाद में डिस्कस करूंगा, स्प्रिंग फोर्स में डिस्कस कर सकता हूं अभी कि स्प्रिंग फोर्स कैसे एक्ट करता है, ठीक है। सो स्ट्रिंग और पुली ये आगे हम बाद में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करता है, ओके सर। ठीक है। सो एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं स्प्रिंग फोर्स का। ओके, तो अच्छी बात यह है कि स्प्रिंग फोर्स कैन बी बोथ, सो इट कैन बी बोथ, so it can be pulling or pushing anything, so it can be pulling or pushing both। अच्छा, तो ये डिपेंड किस बात पे करता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस बात पे डिपेंड करता है। सो स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन compression or elongation caused on it। इसका मतलब क्या है, देखें सपोज एक स्प्रिंग है और ये अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। तो ये अभी नेचुरल लेंथ में है, तो अगर ये नेचुरल लेंथ में है तो फोर्सेस क्या होंगे, सो फोर्सेस होंगे जीरो, कोई फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया स्प्रिंग के फोर्स डिपेंड करते हैं किस बात पे, कंप्रेशन पे या फिर एलोंगेशन पे। तो जब तक हम इसे कंप्रेस या एलोंगेट नहीं करेंगे तब तक फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊं और लेट से मैं इस बार इसे कंप्रेस कर देता हूं इस स्प्रिंग को, ओके। सो इस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर दें, सो लेट से ये स्प्रिंग और छोटी हो गई, कंप्रेस्ड हो गई, कंप्रेस्ड। सो इसका मतलब अगर आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग किस तरीके से फोर्सेस लगाएगी, तो ये आपको समझना है कि फोर्सेस जो है अब जीरो तो नहीं रहेंगे, जीरो नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? होता ये है कि स्प्रिंग अपोजेस द चेंज। खास बात यह है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ, या लिख देते हैं सेपरेटली, लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस is such that it opposes the change, ओके, इट अपोजेस द चेंज। मतलब सोचो कंप्रेस करने के लिए आपने क्या किया होगा, इसे पुश किया होगा, क्लियर। तो अपोज करने के लिए ये क्या करेगी, वापस से रिलीज होने का ट्राई करेगी ना। सो इसका मतलब स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगी, बाहर की तरफ पुश करेगी, आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स। सो इफ इट इज कंप्रेस्ड, तो फोर्स कैसे होंगे, आउटवर्ड।
क्यों? क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करती है. So direction of forces is such that it opposes the change and tries सर नीचे की स्क्रीन, हाँ to come in natural length. ठीक है. सो नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करता है. तो पहले नेचुरल लेंथ था तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन आपने अगर कंप्रेस कर दिया तो वो आउटवर्ड फोर्स लगाएगा और वापस से नेचुरल में आने का ट्राई करेगा. ठीक. नंबर 2, अगर आपने इसे इलोंगेट कर दिया, सर थोड़ा नीचे का देखो. ये जस्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. अगर आपने इलोंगेशन कॉज किया तो क्या सिचुएशन होगी? तो यार अगर आपने इलोंगेट कर दिया तो नेचुरल लेंथ में आने के लिए वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी ना, वापस से पुल करेगी. ठीक है. तो इसका मतलब फोर्स क्या होंगे? इनवर्ड फोर्सेस होंगे. सो ऐसे टाइप के फोर्सेस जो आउटवर्ड होते हैं इसको बोलते हैं कि स्प्रिंग विल पुश. सो स्प्रिंग जो है पुशिंग फोर्स लगाएगी. जो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ कनेक्टेड होगा उसको पुश करेगी, और इस केस में स्प्रिंग क्या करेगा? पुल करेगा. ठीक है. तो ये दोनों चीजें इलोंगेशन पे डिपेंडेंट होंगी. सो इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स एक्ट करता है. अब हम वैल्यू भी बात कर सकते हैं. ठीक है. स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला. सो मैं बात करता हूँ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. स्प्रिंग फोर्स को इस तरीके से लिखते हैं, एफ और नीचे स्मॉल एस यूज करते हैं. एफ एस का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स. इट इज एक्चुअली नेगेटिव के एक्स. ठीक है. जो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज रिटन एज नेगेटिव के एक्स. मैं भी सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका मीनिंग क्या है. सर के कांस्टेंट है ना? हाँ. स्प्रिंग कांस्टेंट. या सो स्प्रिंग फोर्स में देखें, स्प्रिंग फोर्स में सबसे पहले दो चीजें डिस्कस करनी है. नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का सिर्फ काम है डायरेक्शन बताना. डायरेक्शन. सो हमारे काम का नेगेटिव है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि नहीं. डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है. अगर हाँ. कंप्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा. डन. अगर इलोंगेट करोगे तो वो अंदर की तरफ पुल करेगा. सो हमें नेगेटिव का ज्यादा यूज नहीं है. सो हम एग्जाम में सिर्फ एफ एस इज इक्वल टू के एक्स इससे भी काम चला सकते हैं. बट मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है? बिकॉज आपको प्रॉपरली बुक में देखोगे माइनस नहीं रहेगा तो आप कहोगे सर आपने तो गलत बता दिया, आपने सिर्फ के एक्स बताया, एफ एस इज इक्वल टू. नहीं. तो माइनस का पर्पज ये है सिर्फ डायरेक्शन बताना. अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर जो अदर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है. वेयर के, ये जो के है दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ. दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा वो सोचे थोड़ा सा. यूनिट. तो इसका यूनिट तो बहुत सिंपल दिख रहा है. कैसे? इसका यूनिट होगा फोर्स अपॉन एक्स. ठीक है. फोर्स अपॉन एक्स. क्लियर? इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एक्स का मतलब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और पर, मीटर. और एक्स होगा मीटर. एक्स मतलब बेसिकली यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ ना. या. सो एक्स का मतलब, सॉरी, एक्स का मतलब स्प्रिंग की लेंथ नहीं है. याद रखें एक्स का मतलब है डिफॉर्मेशन कॉस्ट. हाँ. कॉस्ट. एक्स का मतलब है डिफॉर्मेशन कॉस्ट. मतलब क्या है? इट कैन बी इलोंगेशन और compression. And one thing to remember, it is not length. It is not the length of a spring.
तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, लेंथ नहीं है ये है कि इलॉन्गेशन कितना आएगा, कंप्रेशन कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। ठीक है। सो स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स। के क्या है, न्यूटन पर मीटर में निकाल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिया होता है क्वेश्चन में, तो आपको बाकी सारी चीजें निकाल लेनी होती है। सर थोड़ा नीचे लो ना। ये ओके चीज। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल, देखते हैं आप लोग को समझ आया कि नहीं। इस फॉर्मूले के यूज पे देता हूँ एक एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड। सो देखेंगे एग्जांपल। आंसर करने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, आप लोग जस्ट सॉल्व करके रख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोग रीचेक कर लोगे। सर हो गया सॉल्व। चलेगा, सब लोग सॉल्व करके रखें, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स काफी सारे स्टूडेंट अभी गलती करेंगे, मुझे पता है, तो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। स्प्रिंग अभी नेचुरली आपको देखना है कि लेट्स से स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। अभी हुआ ये कि इस स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, कितने में, कंप्रेस्ड टू 15 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब ये है कि अभी ये कंप्रेस हो गई है, S5 ना? या सो S5 या सो कंप्रेशन इसका हो गया है, और कंप्रेशन होके ये बचा है 15 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब अगर हम देखें कि एग्जैक्टली डिफॉर्मेशन कितना है, डिफॉर्मेशन कितना है, तो डिफॉर्मेशन जो x है वो है 20 था पहले और अभी 15 कर दिया है, उसका मतलब कितना बचा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक। सो मैंने बताया कि f इज इक्वल टू, आप माइनस के एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस डायरेक्शन बताता है, तो माइनस को इग्नोर कर सकते हैं हम, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में हमें पता है, कंप्रेस किया है, सो डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। फील करना है इस चीज को कि सर आपने 25,000 रुके, आंसर करने की जरूरत नहीं है ना, मैं देख रहा हूँ। सो अभी क्या होगा कि हमें कंप्रेस किया हुआ है, सो कंप्रेस करने का मतलब ये है कि आपको पहले फील करना है कि एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करने के लिए फोर्स कहाँ लगाओगे, अंदर की तरफ, तो स्प्रिंग आपको बाहर की तरफ पुश करेगी, नेचुरल लेंथ में आने की ट्राई करेगी। सो इसका मतलब स्प्रिंग कहाँ पे फोर्स लगाएगी, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू के एक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा के की वैल्यू है 5000 इंटू 5। अब ये हम 5 नहीं रख सकते हैं, गलत हो जाएगा। रीजन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किस में है, सेंटीमीटर में है, जबकि ये किस में है, न्यूटन पर मीटर में है। मीटर। सो इसका मतलब अगर आप आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं 25,000, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। ओके सर।
सो अभी समझ में आया कि क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यूनिट गलत यूज किया है। यस यहाँ पर यूनिट है मीटर और आपने यहाँ यूज कर लिया है सेंटीमीटर, सो ये नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल आंसर होगा Fs इज इक्वल टू 5000 इंटू इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, सो 5 डिवाइडेड बाई 100। सर जीरोस कैंसिल। तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो गया। अब हमारा सही आंसर होगा। अभी ये है 250। न्यूटन पर मीटर और ये मीटर। अभी इतनी तो मैथ आप लोग को आती ही है कि 100 से 00 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 250 न्यूटन। ओके, तो बताओ यार, किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? नो सर। स्प्रिंग नो फोर्स, नो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूँ। आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस सॉल्व कर लें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके तो सबसे पहले केयरफुल रहना है कि ये यार MKS यूनिट में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। सो पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डिफॉर्मेशन जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। x वो है 0.5 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे पहले हम मीटर में। सो 100 का डिवाइड दे देंगे, ये हो जाएगा मीटर में। और भी आगे कन्वर्ट करना चाहे सो यहाँ का पॉइंट हटा के नीचे एक 0 ऐड कर सकते हो। सो दिस विल बी 0.1000 मीटर। तो x आ गया। अभी यूज कर सकते हैं Fs इज इक्वल टू के इंटू एक्स। सो इसका मतलब के कैसे निकल आएगा, के हो जाएगा Fs डिवाइडेड बाई एक्स। सर k इक्वल्स 1 into 10 to the power 4। या तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी Fs की। देखें, सो सब लोग ये चीज मॉनिटर कर सकते हैं। F की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 डिवाइडेड बाई एक्स। अभी हमने सॉल्व किया, इट इज 5/1000। सो देखो यार, ये 1000 तो टॉप पे चला जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में जब हम फ्रैक्शन बाई वैल्यू सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 50 into 1000 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 से कैंसिल आउट होगा और 10,000 आंसर आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 न्यूटन पर मीटर। और कई बार इस तरीके से भी आपको दिख जाता है 10 kN पर मीटर। इसका मतलब होता है किलो न्यूटन पर
मीटर। ठीक है, तो ये भी लिख हाँ। सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें आप देख सकते हैं। 1000 का मतलब होता है किलो। तो यार अभी सबको स्प्रिंग के बारे में समझ में आया, स्प्रिंग की हाँ। खास बात, यस सर। यस सर। स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालते हैं। ओके वेरी गुड। अभी एक और सर अब स्पेशल, मस्कुलर करते हैं। रुक जाओ यार, तो अभी एक और स्पेशल पॉइंट थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है यार, कि ये जो हमारी स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग आपने कभी फील किया होगा कि आप फील करिएगा, समझे, मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सपोज एक स्प्रिंग है, ठीक है, एकदम सिमिलर। सपोज आप अपने पेन की स्प्रिंग ले लो, ठीक, एक इस स्प्रिंग की है और एक सिमिलर, एकदम सिमिलर स्प्रिंग है बट थोड़ी सी छोटी है, इतनी है, ठीक है, बोथ आर सिमिलर स्प्रिंग। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 1, नंबर 2, बोथ आर सिमिलर स्प्रिंग। ठीक है, बोथ आर सिमिलर स्प्रिंग, बट ये जो इनकी लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है, ये मान लेते हैं L1 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं L2 है। हाँ। तो जो इनकी लेंथ है वो थोड़ी सी अलग है, बट L1 इज 3 टाइम्स ऑफ L2। डन, ये गिवन है। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, क्लियर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों स्प्रिंग को आपको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, सो बताओ दोनों में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा या डिफरेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों सिमिलर है, एकदम सिमिलर स्प्रिंग है। सर सर डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा बताओ डिफरेंट। क्योंकि वो छोटा है और एक बड़ा है। एक मिनट, आप पहले ये सोचो, दोनों को पुल करने में इजी किस में होगी, किसको पुल करना इजी है, बड़ी स्प्रिंग को या छोटी स्प्रिंग को। बड़ी वाली। बड़ी को। बड़ी वाली। ओके वेरी गुड, बड़ी वेरी गुड। सो ये आपको आपको चाहिए तो आप फील कर सकते हो। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्प्रिंग मतलब क्या होता है, ऐसे रिंग्स होती हैं। अब आप फील करना, सोचना, एक स्प्रिंग जिसमें बहुत सारे रिंग्स हैं, आप उसको पुल करने का ट्राई करो, इजिली पुल हो जाएगी। अब स्प्रिंग को हाफ कर दो, अब पुल करो, देखो आपको टफ पड़ेगा, और हाफ कर दो, एक दो ही रिंग रखो, फिर देखो पुल करो, और टफ पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे स्प्रिंग की लेंथ कम होती जाती है, सेम स्प्रिंग है, देखो सेम मटेरियल, बोथ आर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल की है, बट ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या, कि जैसे जैसे आप कट करके छोटे करती जाओ, तो ये क्या सिचुएशन होगी, उसको पुल करना और टफ होता जाएगा। जब फाइनल एक रिंग बचेगी, हाँ सिर्फ एक रिंग, तो उसको पुल करना 1 सेंटीमीटर और टफ हो जाएगा। यस सर। तो इससे पता चलता है कि यार लेंथ कम करने से फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है यार। अच्छा, लेकिन देखो यार, एक्स तो सेम है, हम इलांगेट तो बोल रहे हैं कि सेम करना है, जैसे 1 सेंटीमीटर दोनों को करना था। सो इसका मतलब कौन बढ़ गया होगा लेंथ की वजह से, के। समझ आया, हाँ। लेंथ कम होने से फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। अच्छा, डिफॉर्मेशन तो हमें सेम चाहिए, सो इसका मतलब कौन बढ़ गया होगा, के बढ़ गया होगा। इसका मतलब के सिर्फ मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है के, फोर्स पर। ए फोर्स नहीं, लेंथ पर। क्लियर, ओके सर। हाँ, तो बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, बट लेंथ ये है, सो द फोर्स required to cause same deformation is different.
and is higher for smaller spring. तो स्मॉलर स्प्रिंग को पुल करना बहुत ही टफ रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो इसका मतलब मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल देता हूँ कि स्प्रिंग का जो है वो एल पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, देन K2 सर बहुत बड़ा होगा। या K2 विल बी ग्रेटर देन K1। अच्छा, कोई बताएगा कि रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा इसके लेंथ सर का। लेकिन कैसे वो? कैसे मतलब? सर क्योंकि के जो है वो न्यूटन पर मीटर है ना, हाँ, तो जैसे जैसे एरिया कम हो जाएगा तो के बढ़ता जाएगा, इनवर्स है एग्जैक्टली ना। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर लेंथ ये ट्रिपल है, सो इसका के इस वाले का के 3 टाइम्स ज्यादा होगा इससे। यस सर। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये चीज लिख सकते हैं कि K2 ज्यादा होगा K1 से, और चाहिए तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट K2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ K1। हाँ ओके, सर वो नीचे का दिखाओ ना, 1 मिनट। हाँ सर, 1 मिनट। so the forces required to cause same deformation is different and is higher for smaller spring. क्लियर? सो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सेम लॉजिक पे बेस्ड देता हूँ। लेट्स सी क्या आंसर आता है। आप लोग को सॉल्व करके रखना है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो उसके 4 पीसेस कर दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा सेम 10 सेंटीमीटर के लिए। तो इसका मतलब ये कि आपको उसके हर पीस का के निकालना है। तो इसका मतलब स्टेप 1 होगा के ऑफ टोटल स्प्रिंग। टोटल पहला स्प्रिंग बड़े का तो निकालना है ना। या तो के ऑफ टोटल स्प्रिंग पहले हम निकालेंगे, बड़ी वाले का निकालेंगे के। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। सो स्प्रिंग फोर्स इज 1000, डिफॉर्मेशन देखो 10 सेंटीमीटर में, डिवाइड बाई 100 करेंगे क्योंकि हमें मीटर में रखना होगा, तो ये गलती नहीं करना है, मीटर में रखेंगे। सो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, अच्छा 10 सेंटीमीटर को मीटर में रखेंगे तो क्या होगा 0.1। ठीक है, सो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा 10,000। अच्छा,
अभी हमें पता है कि 4 पार्ट्स में किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में स्प्रिंग को किया हुआ है। सो के ऑफ एनी वन पार्ट, सर 2500। ओके, तो के ऑफ एनी वन पार्ट कितना हो जाएगा, के किसी एक पार्ट का के कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमने क्या किए, उसके लेंथ के 4 पीसेस किए हुए हैं। तो सबको समझ आया यार ये? सो वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। अब हमें सेम डिफॉर्मेशन चाहिए, सो एफ एस। सर मतलब काफी ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स। यस, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 40,000 इंटू डिफॉर्मेशन कितना है, सेम 0.1 मीटर। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 4,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। तो जितना हम स्मॉलर करता जाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो सर बताओ, आपने वो 40,000 कैसे निकाला? के बिकॉज हमने 4 पीसेस किए हैं ना, तो 4 की पीसेस किए हैं तो उतने टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे हमने लेंथ कितना 3 टाइम्स वाला किया हुआ है, तो ये 3 टाइम्स हो गया है। सो हमने लेंथ 1/4 किया हुआ है, सो के कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। मुझे लगता है यार स्प्रिंग का डिस्कशन सबको समझ आ गया। यस सर। ओके गुड। सो स्प्रिंग के ये ये पीसेस वाले पार्ट भी क्लियर हो गए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है आई गेस। अच्छा ठीक है, अभी स्प्रिंग फोर्सेस के बाद बात करते हैं। स्ट्रिंग फोर्सेस भी हैं, बट स्ट्रिंग फोर्सेस हम इनका डिटेल और बाद में करेंगे डिस्कस। अभी के लिए चाहिए तो थोड़ा सा हम एक पार्ट कर लेते हैं, लेट्स से। हाँ सर। ठीक है, सो स्प्रिंग का हमने कर लिया है। स्ट्रिंग की बात करते हैं कि स्ट्रिंग कैसे काम करती है। स्ट्रिंग फोर्सेस, शायद से आपने ये लास्ट ईयर हमें सिखाया है। हाँ। सो स्ट्रिंग फोर्सेस की बात करेंगे। सो टेंशन स्ट्रिंग फोर्सेस जो होता है उसको हम नेम देते हैं टेंशन फोर्स ऑल्सो। सो इसको टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, स्ट्रिंग फोर्स को टेंशन फोर्स। ठीक है, स्ट्रिंग फोर्स सर की क्यों? बात क्या होती है बात करते हैं। क्यों इसका नाम टेंशन फोर्स रखा हुआ है, क्योंकि ये लूज स्टेट में कभी भी काम नहीं करती है। लूज स्टेट में बिल्कुल काम नहीं करती है, मतलब जब एकदम टेंस रहेगा तभी फोर्स अप्लाई कर सकती है स्ट्रिंग। मतलब पहले हम बात करते हैं, ऑलवेज एक्ट्स व्हेन स्ट्रिंग इज इन टेंशन। ओके, मतलब सपोज एक बॉक्स है और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिंग लगी हुई है यहाँ से, ठीक है, और आप इसे होल्ड किए हुए हो। सो लेट्स से आप इसको होल्ड कर रहे हैं। सो बताओ, अगर आप ऐसे एक स्ट्रिंग को ऐसे लूजली होल्ड किए हुए हो तो क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रहा नो, होगा। नो फोर्स, नथिंग फोर्स। नो फोर्स। सो लूज कंडीशन में फोर्स नहीं लग रहा होता है, लेकिन अगर आप इसे एकदम टाइट कर दें, पुल हाँ करें फोर्स लगता है। एकदम, तब आप फोर्स लगा रहे होंगे एक्चुअल में। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे टाइट कर लें, क्लियर, सो इसका मतलब टेंशन फोर्स यहाँ पर लगेगा। सो एक चीज समझना है कि स्ट्रिंग में फोर्स ऐसे लूज कंडीशन में नहीं रहेगा। नो फोर्स बिकॉज इट्स इन लूज कंडीशन। ओके, और टेंशन में अगर रहेगी तो फिर वहां पर फोर्स अप्लाई होगा।
सो स्ट्रिंग सिर्फ अप्लाई कर सकती है जब वो एकदम टाइट होगी, टेंस होगी, तभी अप्लाई कर सकती है। अच्छा, फोर्स अप्लाई कैसे करेगी, सो वो भी लिख देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस are always pulling both the contacting object. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस है दैट इज पुलिंग बोथ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ इस तरीके से समझेंगे, सपोज एक बॉक्स है 3 kg और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है 2 kg, और ये एक स्ट्रिंग से एक पर्सन है, लेट्स से वो इनको पुल कर रहा है, ये स्ट्रिंग एकदम टाइट है, ये पुल कर रहा है इस तरफ। ठीक, तो फोर्सेस किस तरीके से लगेंगे स्ट्रिंग में वो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि स्ट्रिंग में फोर्सेस किस तरीके से लगेंगे। नंबर 1, स्ट्रिंग, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 1 स्ट्रिंग क्या करेगी, ये स्ट्रिंग नंबर 1 है और ये स्ट्रिंग नंबर 2 है। नेचर मैंने क्या बताया, देखिए क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज पुलिंग बोथ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये स्ट्रिंग क्या करेगी, इस पर्सन को जो इसको पुल करने का ट्राई कर रहा है, ये स्ट्रिंग उसको किस तरफ पुल करेगी, अपने तरफ पुल करेगी। ठीक है, और इस 3 kg को भी किस तरफ पुल करेगी, अपने तरफ पुल करेगी ये स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या करेगी, 3 kg को अपने तरफ पुल करेगी और 2 kg को भी किस तरफ पुल करेगी, अपने तरफ पुल करेगी। सो ऑल द फोर्सेस आर ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। तो कुछ याद आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा रहता था, ऑलवेज पुशिंग इन नेचर, इस तरीके से दोनों सरफेसेस को पुश कर रहा था। और स्ट्रिंग का काम क्या है, दोनों सरफेसेस को पुल करना। मतलब आपने स्ट्रिंग से ऐसे हैंग कर दिया है किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से, तो ये क्या करेगी, दोनों को पुल करेगी, सीलिंग को नीचे की तरफ पुल करेगी और ऑब्जेक्ट को ऊपर की अपर। तरफ। ठीक है सर मतलब ये एग्जैक्टली इनवर्स है कॉन्टैक्ट के। एग्जैक्टली इनवर्स है हाँ। कॉन्टैक्टिंग का। कॉन्टैक्टिंग पुश कर रहा था और ये जो है ऑलवेज पुलिंग नेचर का रहेगा। तो अगर आपको फिगर बनाना है कि लेट्स से 2 kg और 3 kg में फोर्सेस बनाए, तो पता है किस तरीके के फोर्सेस दिखेंगे 3 kg में, 3 kg में और 2 kg में देखें फोर्सेस कैसे दिखेंगे। ये जो स्ट्रिंग है ये 3 kg को पुल कर रही है ऊपर की तरफ, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, T1। डन, यहाँ पे हमारा पर्सन है, पर्सन को नीचे की तरफ, पर्सन को नीचे की तरफ पुल करेगी। थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं पर्सन का यार। ठीक है, सो पर्सन को पुल करेगा नीचे की तरफ। अच्छा, इस बॉक्स को पुल करेगा पीछे की तरफ T2, और इस बॉक्स को पुल करेगा आगे की तरफ T2। आगे हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इन सबको हम बिल्कुल यूज करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, सारी डायरेक्शंस कैसे हम यूज करते हैं। सो ये टी को हम इस यस सर, तरीके यूज कर सकते हैं टेंशन फोर्स को। ठीक है, तो स्ट्रिंग का सबको समझ में आया, स्ट्रिंग किस तरीके से अप्लाई करती है, टेंशन फोर्स की तरह अप्लाई करता है। यस सर। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। सर इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग को कितना, मतलब आप फोर्स से पुल कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रिंग थोड़े ना एक्सपेंड होने वाली है। आप एक रोप ले ओके लिए सर। हो, रोप थोड़े ना कंप्रेस या इलांगेट होगी। ठीक है, सो रोप पे जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स रोप लगाएगी, नहीं अगर ज्यादा लगा दोगे तो ब्रेक कर जाएगी रोप। ठीक है, सो इसलिए इसका ओके कुछ सर। फॉर्मूला नहीं है, जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी के बेसिस पे हम काम करते हैं। तो ये सारा डिस्कशन था, हमने काफी सारे कांटेक्ट फोर्सेस की बात कर ली है हमने वेरियस टाइप के। उसमें एक और लास्ट कांटेक्ट फोर्स बचा है, फाइनल कर लेते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पर हमने मैकेनिकल फोर्सेस के एग्जांपल कर लिए थे,
ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस। एक और कांटेक्ट फोर्स है जो फेमस है, यहाँ पे नेम देते हैं, दैट कांटेक्ट फोर्स इज ड्रैग फोर्स। कोई बताएगा ड्रैग फोर्स क्या होता है? सर नो सर, सुना नहीं है पहले। हाँ सर, अच्छा पहले कभी सुना नहीं। सर ओके, ऐसा मतलब हाँ बताए, एनी गेस? सर मतलब वो कहते हैं ना, वो घसीटना, लाइक दैट समथिंग। अरे नहीं, वो तो पुलिंग हो जाएगी यार, ड्रैग सर और पुलिंग में डिफरेंस है। या सर जो फ्रिक्शन फ्लूइड में लगता है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो ड्रैग फोर्स इज a sort of friction which acts in fluid. Okay, so see, drag force is defined a frictional force due to fluid. Okay, and when I say fluid means both means गैसेस और लिक्विड्स। liquid, so it can be liquid or gas. सो बेसिकली ड्रैग फोर्स हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसकी क्वेश्चन एकदम टफ होने वाली हैं। बट आपको समझ जाना है कि ड्रैग फोर्स कब काम आएगा। सपोज हाँ यस सर, इसके एग्जांपल किए थे हाँ, हमने लास्ट ईयर। है। एरोप्लेन अगर उड़ रहा है, या सो लेट्स से एक बॉल है और वो नीचे ड्रॉप हो रहा है, ठीक। सो अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर लेट्स से एयर है, अगर हम एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं, क्या एयर, सो जब ये बॉल नीचे जाएगी, ये एयर इस पे फोर्सेस लगाएगा, ठीक है। सो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड ड्रैग फोर्सेस। सो दीज विल बी कॉल्ड ड्रैग फोर्सेस ड्यू टू एयर। सर मतलब इसीलिए अगर बॉल का मास कम होता है तो वो डायरेक्शन चेंज कर जाता है। हाँ एग्जैक्टली। सो ड्रैग फोर्सेस जो है वो बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ड्रैग फोर्सेस बहुत ज़्यादा शेप एंड साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। सो ड्रैग फोर्सेस, सपोज लिक्विड होता, आप लिक्विड में लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट पुल या पुश कर रहे हैं, ये मैंने एयर का एग्जांपल दिया है, सो उस पर भी डिपेंड करेगा। सो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है ड्रैग फोर्स। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टाइप ऑफ फ्लूइड, तो ये तो रहेगा ही मेन, ये तो मेन है। क्यों? डेंसिटी। क्योंकि टाइप ऑफ फ्लूइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ एक बॉल है वाटर में, ठीक है, और एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो हनी में, समझ गए ना ड्रैग फोर्सेस किस में ज्यादा होंगे, हनी में या वाटर में? हनी में सर, हनी में बहुत हनी ज्यादा में। होंगे, ठीक है। क्योंकि हनी की डेंसिटी जरा ज्यादा है ना। ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइप ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेंगे। नंबर 2 शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ सर, मतलब अगर ओजायु होगा तो सबसे कम होगा। हाँ, सो याद है ना एरोडायनेमिक्स में जैसे कार के शेप डिजाइन करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट, हाँ ठीक है। सो दैट एरोडायनेमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन दिस नेचर। ओके, शेप पे बहुत डिपेंड करता है। सो यहाँ से जो एयर आएगी वो किस टाइप का शेप होगा उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि कितना ड्रैग फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करने सर वाला। अगर कट करेगा तो ज्यादा नहीं होगा। हाँ, स्ट्रीमलाइन शेप होगा, जैसे कार का बनाया जाता है स्ट्रीमलाइन शेप, तो बहुत कम होगा फिर उस केस में। हाँ सर, ओजायु। थर्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सर वो लास्ट ईयर आपने एक एग्जांपल दिया था, 2 रॉड है उसमें एक नोकीला है और एक हाँ फ्लैट है, बड़ा वाला है, तो हाँ पहले कौन जाएगा अंदर? हाँ फ्लैट वाला नहीं जाएगा, शार्प वाला ज्यादा जाएगा, ठीक है। सो वो स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से पता चलेगा विच विल गेन मोर स्पीड। अरे अगर इसका एग्जांपल बताएं तो जब ये होता है आपका स्काई डाइविंग में अगर आप देखो मूवीज में देखते हो ना कि अगर एक पर्सन है, अब मैं 2D में बना रहा हूँ, लेट्स से आप टॉप व्यू देख रहे हैं, सो अगर एक पर्सन एकदम स्ट्रेट ऐसे हैंड ओपन करके जा रहा है, ये टॉप व्यू है, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं हम, सो बहुत ही स्लो हो जाएगा वो। इसका मतलब ये है
स्लो क्यों जा रहा है? क्योंकि ड्रैग कम लग रहा है। लेकिन अब वो पर्सन ऐसे अपने हैंड्स को एकदम स्ट्रेट कर ले, एकदम ऐसा वर्टिकल जाए, ऐसा एकदम शार्प कर तो ले, फिर जल्दी जाएगा सर। फास्ट जाएगा। क्यों फास्ट जाएगा? ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी ज्यादा लगने लग गई, नहीं, ग्रेविटी जी ही लग रही है। शेप की वजह से ड्रैग क्या हो गया है? कम लग रहा है, लेस लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ड्रैग पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और लास्ट पॉइंट है, ड्रैग स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप ज्यादा फास्ट थ्रो करोगे तो ड्रैग भी कम लगेगा। अच्छा, इसका मतलब ये मत बोलने लगना कि सर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है स्लो, हमने उसे 10 की स्पीड से नीचे थ्रो किया तो वो कब पहुंचेगा, और एक ऑब्जेक्ट को हमने 20 से थ्रो किया तो भाई जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। बट हाँ। एक खास बात है कि ये बिकॉज इसकी स्पीड ज्यादा है, इसमें ड्रैग भी कम लगेगा, जबकि इसमें ड्रैग ज्यादा लगेगा। मतलब स्लो ऑब्जेक्ट में ड्रैग ज्यादा लगता है और हाई स्पीड वालों में कम लगता है। सर वो जो आपने अभी एग्जांपल बताया था ना, वो वाटर डाइविंग में भी वैसे ही होता है ना? हाँ, वाटर भी एक टाइप का फ्लूइड है, तो उस पे भी उसी टाइप पे काम करेगा। सो अलग अलग टाइप के ड्रैग फोर्स होते हैं। ड्रैग फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू स्पीड भी होता है। जितनी ज्यादा स्पीड लेके जाओगे उतना ज्यादा ड्रैग बढ़ता जाएगा। इसलिए कार का डिजाइन बहुत हमें अच्छा करना पड़ता है अगर हमें बहुत हाई स्पीड चाहिए। अगर हमें 150 प्लस वाली कार्स चाहिए तो इसका मतलब ड्रैग बहुत बढ़ जाएगा, ज्यादा फास्ट चलाओगे आप। तो उसका डिजाइन और इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा जिससे ड्रैग कम लगे। हाँ सर, इसीलिए वो रेसिंग कार्स थोड़े अलग होते थोड़े हैं क्या? अलग डिजाइन रहेंगे पूरे। ठीक है, खैर हमें वो सब ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। हमें सिर्फ थोड़ा सा डेफिनेशन और बेसिक बातें ही करनी थी कि ड्रैग फोर्सेस क्या होते हैं। ओके, तो ड्रैग फोर्सेस यहाँ तक हो गए। मतलब हमने सारे कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस डिस्कस कर लिए हैं। ओके, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी से नॉन कांटेक्ट का थ्योरी डिस्कस करेंगे और और न्यूमेरिकल्स। उसके बाद फिर हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे। ओके, ये सर नॉन कांटेक्ट में मतलब मैग्नेटिक, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही वही सारे बस बेसिक्स हैं। ओके, हाँ सर, और कोई नहीं क्या वो न्यूक्लियर वगैरह छोड़ के? हाँ नहीं, वही 4 ही होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज और, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके सर, ओके, बाय। बाय बाय एवरीवन। सर या बाय सर। सर बाय। कल कल जो हमारी बायो पे टेस्ट हो रही है बाय वो सर। 40 क्वेश्चंस की है ना, तो ओके, दोनों भी टॉपिक रहेंगे तो? दैट वो टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप कर दो जो भी डाउट्स हैं। ओके, बाय ओके सर। बाय। बाय।